क्या आप यूपीएससी, बीपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपसे हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार का लेक्चर देख रहे हो। मैं आपको एंड ट्रिक सिखाऊंगा जिससे हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम बनेगा सेकंडों में और बोलेगा सो जा बच्चा, मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार आ रहा है। मैं आपके लिए धमाकेदार एंट्री के साथ तगड़ा क्लास लेके आ रहा हूँ जिसमें 20,000 लेक्चर, 30,000 क्वेश्चन एंड रिकॉर्डेड वीडियो एंड लाइव क्लासेस, और आपको यहाँ अमेजिंग वीडियो इस क्लासरूम में मिलेगा, जिससे आप आसानी पूर्वक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एवं ऑफिसर्स का एग्जाम क्रैक कर सको, क्योंकि मैंने ठाना है अब हर गरीब का बच्चा बनेगा डॉक्टर। तो आइए हम सब मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करते हैं, और सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और शेयर कीजिए, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सपनों की उड़ान भरिए। और आपको डेली रात को 9 बजे लाइव क्लासेस मेरे पेज नवीन फिजिक्स सेंटर पे आपको मिलेगा, और ये मैं आपको मिल जाऊंगा। और आप हर जगह कहीं नवीन फिजिक्स सर्च कीजिए, मैं आपको मिलूंगा कहीं भी हो। ठीक है, तो क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, ठीक है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का पार्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन और नीट के लिए। खास करके जेईई मेन और नीट के लिए हम लोग आज गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस स्टेट को हम स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। ठीक, गैसेस स्टेट का एक और नाम होता है ना, निक नेम। तो गैसेस स्टेट को हम स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इससे जेईई मेन में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और जेईई मेन में दो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नीट में जेईई मेन में एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, जो आज हम क्लास करेंगे उससे एक क्वेश्चन कंफर्म है पूछेगा, और जितना हम पढ़ाएंगे इससे बाहर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितना हम पढ़ाएंगे उसी में से यह क्वेश्चन आएगा आपको जेईई मेन में। आप लोग सही से पढ़िएगा, ठीक ना। जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे आईआईटी का सब आप लोग कीजिएगा अच्छे से, तब देखिएगा इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग गैसेस स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ मैटर चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यू बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को ऑन करके रखेगा, ठीक ना। जो बगल में है दिया गया है स्विच, उसको क्लिक कर ऑन रखेगा, ताकि मेरा वीडियो जो आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए वीडियो। ठीक है, और आप हमें कहीं भी देख रहे हो नवीन फिजिक्स सेंटर, आप लोग कहीं भी सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे, ठीक ना। आप कहीं भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई सब लोग गैसेस स्टेट लिखे है। सबसे पहले गैसेस स्टेट लिखो, ठीक है, हेडिंग डालो गैसेस स्टेट। सबसे पहले गैसियस स्टेट लिखो सब, गैसियस स्टेट। गैसेस स्टेट को ही हम स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, याद रखना। यह केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री। और हाँ, हम 1 जून से पूरा जेईई मेन नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम पूरा कवर कर देंगे 1 मंथ के अंदर। ठीक है, जुलाई 1 मंथ में हम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आईआईटी जेईई मेन एडवांस के लिए हम पूरा खत्म कर देंगे, ठीक ना। तो आप लोग चैनल बने रहिए, प्रतिदिन शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, वीडियो शाम को 6 बजे आप लोग आकर देख सकते हैं। चलो, तो 1 मंथ में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, अगर मान लो कि चलो, तो गैसेस स्टेट सब हेड डालेगा। इसमें हम ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, और मेन पॉइंट है वो हम लिखवाएंगे। आप लोग को ध्यान रखना होगा, इसका आईआईटी का प्रॉब्लम भी होगा। तो गैसेस स्टेट सब लिख के डैश दीजिएगा। गैसेस स्टेट है क्या? ठीक है, देखो भाई, गैसेस स्टेट को हम सबसे पहले ना, एक मिनट, जो गैसेस स्टेट है ना, सबसे पहले इंक भर लिया जाए। जो गैसेस स्टेट है, गैसेस स्टेट को हम 5 प्रकार में, गैसेस स्टेट को हम यहाँ पर लिख लो, स्टेट ऑफ मैटर,
बहुत को नहीं समझ में आएगा, याद भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर लिख लीजिए, कॉस्ट में करके स्टेट ऑफ मैटर लिख लीजिए, गैसेस स्टेट और स्टेट ऑफ मैटर। तो हम इसको देयर आर 5 टाइप में हम इसको कह रहे हैं यार, इसको हम क्या किए 5 टाइप में इसको बांटा गया है। देयर आर 5 टाइप्स। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसको 5 प्रकार में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक ना। तो 5 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पहला क्या है, पहला क्या है सॉलिड। आप लोग मेन पॉइंट हम लिखवाएंगे, आप लोग उसे लिखिएगा और दम उसी को दम रट के जाइएगा, ठीक ना, क्वेश्चन वहीं से आएगा कन्फर्म है, ठीक। तो सबसे पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा। देखो आपको दिख रहा है नीचे तक, नीचे तक दिख रहा है भाई। उसके बाद घोस्ट, लास्ट में घोस्ट लिखिए। तो गैसेस स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को 5 टाइप में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन कौन, तो पहला क्या है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा घोस्ट। हम 5 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक ना। ये सब हाई क्लास का है, तो भाई पूरा हम डिटेल में पढ़ाएंगे, तो आप लोग सिर्फ समझिएगा, ज्यादा कुछ भारी नहीं है। हम जितना आसान मेथड से बताएंगे, आप लोग सिर्फ देखिएगा। तो कितने प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो इसको 5 प्रकार में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और घोस्ट, ठीक है। जल्द से इसे नोट कर लीजिए, तब तक हम इंक भरते हैं। जल्द से इसे नोट कीजिए। और आगे हम पढ़ेंगे, अरे यार, आगे पढ़ेंगे कि गैस क्या है। ये गैस हमको इस टॉपिक में ये पढ़ना है, गैसेस स्टेट। अब लोग देखेंगे जी गैसेस स्टेट, तो इस टॉपिक में हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ना है। तो ये पार्ट हमको पढ़ना है, अरे ये पार्ट हमको पढ़ना है इस क्लास में, ये पार्ट हमको पढ़ना है आज का क्लास में, ठीक ना। गैस के बारे में जानेंगे इस क्लास में। तो गैस है क्या भाई, थोड़ा सा कोई बताओ, व्हाट इज गैस। गैस है ना भाई, जो मिनट पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक ना। गैस किससे बना होता है, तो मिनट पार्टिकल से। अरे तो गैस क्या है, गैस लिख के सब डैश दीजिएगा। अरे यार गैस क्या है, गैस लिक्विड सॉल्यूट हेडिंग डालिए। ये स्पेशल क्लास है जेईई के लिए भाई और नीट के लिए, ठीक है। तो गैस क्या है, सॉल्यूट हेडिंग डालिए, गैस लिखिए। गैस क्या है, गैस क्या है भाई, गैस है ना, जो गैस जो बनता है वो मिनट पार्टिकल से बना होता है। मिनट पार्टिकल यानी कि छोटा पार्टिकल, ठीक ना। गैस इज मेड अप ऑफ मिनट पार्टिकल आर नोन एज गैसेस मॉलिक्यूल्स। गैस क्या है, गैस इज ए मेड ऑफ मिनट पार्टिकल। क्या होता है भैया, मिनट पार्टिकल से बना हुआ होता है। गैस क्या होता है, मिनट पार्टिकल से क्या हुआ होता है, बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर नोन एज गैसियस मॉलिक्यूल। आर नोन एज गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैस क्या है, गैस है जो मिनट पार्टिकल से क्या हुआ होता है, मेड अप ऑफ ए फ्यू मिनट पार्टिकल। कुछ मिनट पार्टिकल्स क्या हुआ होता है, बना हुआ होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए।
ठीक है। और कुछ नोट पॉइंट भी लिखवाते हैं, कहीं गैस के बारे में पढ़ना है भाई तो थोड़ा सा कुछ नोट पॉइंट यहाँ फ्यू हटा दो, कुछ नहीं थोड़ा सा, ठीक ना। कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं इसमें, ठीक ना, गैस के बारे में। कुछ नोट पॉइंट लिखो। गैसेस क्या है? मॉलिक्यूलर। गैसेस क्या है? एक प्रकार है क्या है? मॉलिक्यूलर्स। गैसेस क्या है? तो गैसेस एक प्रकार है क्या है? मॉलिक्यूलर। तो लिखिए गैसेस आर मॉलिक्यूलर। नोट पॉइंट में गैसेस आर मॉलिक्यूलर, ठीक है। गैसेस आर मॉलिक्यूलर। गैसेस क्या है? एक प्रकार का मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूल्स है ना जो एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ ए गैस, मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ गैस। सब नोट पॉइंट है, पूछेगा नहीं लेकिन हमको दिमाग में रखना है। मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ अ मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ ए गैस। दिख रहा है और आगे नोट पॉइंट में लिखिएगा इनर्ट जो गैस होता है ना भाई, आप लोग पढ़िएगा पी ब्लॉक में आप लोग पढ़िएगा एक इनर्ट गैस के बारे में पढ़िएगा, ठीक ना। थोड़ा सा उसका यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जो इनर्ट गैस होता है ना, आर एटॉमिक गैस। इनर्ट गैस को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक गैस। इनर्टेड गैस आर एटॉमिक गैस। तो इनर्ट गैस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो इनर्ट गैस में हीना, नीना और करीना, सक्सेस रही, मतलब हीलियम, नियोन, ये सब वाला जो है ना उसमें आता है। थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, इससे पूछ भी देगा कि पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि इनर्ट गैस को हम कौन से गैस के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को एटॉमिक भरना होगा, ठीक ना। पूछ भी देगा भाई, आप लोग याद रखिएगा। इसको नोट याद रखिएगा। इनर्ट गैस आर एटॉमिक। इनर्ट गैस को क्या कहते हैं? एटॉमिक गैस। कौन कौन है इनर्ट गैस? कौन कौन है भाई? तो इनर्ट गैस कौन कौन है? हीना, नीना और करीना, सक्सेस रही होता है ना। तो क्या होता है इनर्ट गैस में जो हीना, नीना और करीना, सक्सेस रही वो वाला आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक ना। जो इनर्ट गैस में जितने भी एलिमेंट है उसमें सभी को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक गैस। मतलब अगर क्वेश्चन में दे दिया कि नियोन कौन सा गैस है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा तो नियोन भाई एटॉमिक गैस है, क्योंकि हम इनर्ट गैस को हम एटॉमिक गैस कहते हैं। तो इनर्ट गैस में नियोन आता है, हीना, नीना सेकंड नंबर पे, तो क्या हो जाएगा यार? एटॉमिक गैस। क्या आपकी बात इतना बात समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे, इतना समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे एक्सपेंसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी है क्या? व्हाट इज एक्सपेंसिबिलिटी? एक्सपेंसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि गैस को हम एक्सपैंड किए अनलिमिटेड, मतलब कहीं भी एक्सपैंड किए, मतलब कोई गैस है उसको तीर के मतलब एक्सपैंड की। एक्सपैंड मतलब क्या होता है कि उसको बढ़ाना, मतलब तीरना, बड़ा करना, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंसिबिलिटी। तो एक्सपेंसिबिलिटी सब लिख के दैस दीजिए। इसको डालते हैं, आप लोग नोट भी लिख लिए होंगे इस जगह पर। एक्सपेंसिबिलिटी लिखिए, ठीक है। एक्सपेंसिबिलिटी क्या है? एक्सपेंसिबिलिटी EXPANSIBILITY। एक्सपेंसिबिलिटी क्या है? तो एक्सपेंसिबिलिटी क्या है? जो गैसेस एक्सपैंड अनलिमिट गैस को एक्सपेंड किए हैं, करते हैं अनलिमिट, ठीक ना। एक्सपेंसिबिलिटी क्या है? एक्सपेंसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है कि गैस है ना, गैस को हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं। जैसे मैं किसी चीज को, रबड़ है ना भाई, तो रबड़ को हम अगर खींचते हैं, मतलब खींचते हैं ना, तो क्या हुआ? एक्सपैंड हुआ। मतलब अपनी अवस्था से, मतलब मान लो कि ये एक वस्तु है, इसको तीर कर हम यहाँ तक किए, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपैंड कहलाएगा। मतलब जितना है उसका साइज, उससे
बड़ा किया गया है, ठीक ना, उससे कुछ ना कुछ या काफी बड़ा तो हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपैंड कहेंगे। तो गैसेस एक्सपैंड अनलिमिटेड, गैसेस को हम एक्सपैंड अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आया, जल्दी से इसे नोट कीजिए। और आगे जो इसमें जो गैस में जितना वॉल्यूम होगा ना भाई, यह है जो डिपेंड करेगा कंटेनर पे। जैसे में देखिए, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। जैसे में मान लो ना कि ये क्या है, समझो ठीक ना, ये क्या है, मान लो कि क्या है, कंटेनर, ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है। अब एक बात बताओ, जब तक ये जो कंटेनर है, जब तक कंटेनर का साइज में चेंज नहीं आएगा, जब तक कंटेनर के साइज में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, तो समझना गैस में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। जब तक, यानी कि मेन पॉइंट पे आओ कि जब तक कंटेनर चेंज नहीं तो गैस चेंज नहीं। समझ में आया? कंटेनर बढ़ेगा तो गैस भी बढ़ेगा, कंटेनर को नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। याद रखना, तो डिपेंड करेगा या कंटेनर पे, गैस है जो डिपेंड्स ऑन द कंटेनर, गैस है जो डिपेंड करेगा कंटेनर पे, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। जो गैस का, यहां पर लिख लो, जो गैस का जो वॉल्यूम है ना भाई, जो इसमें जो गैस है इसका जो वॉल्यूम है, ठीक ना, उसका वो डिपेंड करेगा क्या है, कंटेनर पर। वॉल्यूम ऑफ गैस, VOL, वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या करेगा, डिपेंड करेगा कंटेनर पे। समझ में आया ना भाई? वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन कंटेनर, यानी कि कंटेनर नहीं चेंज होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे कंटेनर, इसको याद कीजिएगा, हम हिंदी में थोड़ा सा लिखवाते हैं। कंटेनर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक जो गैस का जो वॉल्यूम है ना भाई, तब तक गैस का वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं। ये बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, ये बात आपको हम हिंदी में लिखवा दिए। जब तक कंटेनर को हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये बात यहाँ है लिखा हुआ। कंटेनर को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक गैस का जो वॉल्यूम है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो आपको एक्सपेंसिबिलिटी समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रेशर, एटमोलाइसिस, ठीक ना। तो इसे नोट कीजिए। आगे भाई, आगे हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, नोट हो गया। तो आगे लिखिए कंप्रेसिबिलिटी पर, सुन लो कंप्रेसिबिलिटी क्या है। तो कंप्रेसिबिलिटी है ना भाई, एक क्या होता है कंप्रेस एक्सपैंड मतलब क्या होता है कि बढ़ाना, और कंप्रेस मतलब क्या होता है, दबाना किसी चीज को। मान लो कि यहाँ तक है ना, तो इसको क्या करना, और दबाना है, मतलब छोटा कर देना है, अपने आकार से उसको क्या कर देना है, दबाकर छोटा कर देना, क्या कहलाएगा, कंप्रेस कहलाएगा, कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। एक्सपेंसिबिलिटी अपने आकार से क्या करना है, बड़ा कर देना, उसको हम एक्सपेंसिबिलिटी कहते हैं। और डिफ्यूजन क्या, वो अभी बताया है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करना, जितना रहेगा उससे कंप्रेस मतलब समझाते हैं, ठीक ना, लिख लीजिए, बता दिए। कंप्रेसिबिलिटी लिख के तो डैश दीजिए।
सेकेंड नंबर कंप्रेसिबिलिटी, COMPRESSIBILITY, gases are compressed. समझो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, किसी चीज को कंप्रेस करना, दबाना, ठीक है, मतलब आप उसको कम करना। तो जैसे में एक क्या है कंटेनर है और इसमें कुछ रखा गया है, तो देखो ऊपर से क्या किया गया है, दबाव दिया गया है। एक क्या है प्रेशर, प्रेशर से क्या किया हम दबाव दिए, तो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है, मान लो कितना है, ऊपर से हम प्रेशर दबाव देते हैं, तो इस जो क्या करेगा, दबेगा, तो इसका वॉल्यूम का जो आकार है पहले की तुलना में क्या होगा, घटेगा। तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं, मतलब प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसी तरह यहाँ इसको क्या किया गया है, दबाया गया है, तो कुछ देर में कैसा बनेगा भाई, तो कुछ देर में ऐसा बन जाएगा। इसका ग्राफ कैसा है, मतलब डायग्राम ऐसा हो जाएगा, और इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, मान लो कि इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। इसको और दबाएंगे तो और नीचे आएगा। तो आपको कंप्रेसिबिलिटी समझ में आया कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कि गैस को क्या किया गया है, कंप्रेस किया गया है, मतलब दबाया गया, धक्का मारा गया है, जिसके कारण वो अपना आयतन कम किया जाए। एक्सपेंसिविटी मतलब आयतन को बढ़ा दिया जाए। तो यानी कि प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो याद रखिएगा आप हमेशा कंप्रेसिबिलिटी में प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं ना, तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पर कि अगर प्रेशर, यहाँ पर इफ, यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि अगर प्रेशर, नोट में यहाँ पर लिखिएगा, इफ अगर प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर प्रेशर, इफ प्रेशर इंक्रीजेज देन वॉल्यूम डिक्रीज। समझ में आ रहा है। अगर प्रेशर को हम क्या किए हैं, हम इंक्रीज किए, तो क्या करेगा, वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बाबू यहाँ पर समझ में आया ना आपको। जैसे में यहाँ पे क्या किया गया, इसको दबाया गया है भाई, तो इसको जब दबाया गया है तो इसमें प्रेशर ज्यादा लग रहा है, प्रेशर ज्यादा लगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, आयतन घटा, इसको करके यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आया। आपको एक बात बताते हैं, समझ में आया ना, आपको एक बता देता है, मतलब कहीं क्या हुआ कि सुबह सुबह की बात है, मतलब अरे यार वो सब सुबह सुबह जब कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं, तो सुबह सुबह चाय की दुकान पे गए और पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि गरीब का लड़का को फांसी होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए था, इसको ये होना चाहिए था। और चाय वाला बोलते हैं कि 2 कप चाय लाओ। भाई बात सही है ना, हर जगह यही होता है। जाता है, आराम से बैठता है, पेपर पढ़ता है, कहता है कि अपन देखेगा और बताएगा कि इसको फांसी होना चाहिए, ये देखो चोर है, इसे पुलिस पकड़ेगी, मतलब और बोलेगा कि 2 कप और चाय ला। क्या है, बात सही है। तो वो सब क्या बोला है। और खान सर की बात है भाई, तो देखो एक खान सर हैं जो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत ही कम उम्र में। एक खान सर है पटना वाले, जो जीके एंड जीएस पढ़ाते हैं, ठीक है, जीके एंड जीएस पढ़ाते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो मतलब उनका पढ़ाने का जो मेथड है ना, बहुत ही अच्छा है, किसी प्रकार को आसान भाषा में समझा देते हैं, तो आगे बहुत बढ़ गया है, ठीक ना। इतना कम समय में यूट्यूब पर इतना सब्सक्राइबर होना आम बात थोड़ी है। तो कुछ लोग को जलन होने लगा, कुछ चीज मिला नहीं, सोचा कि इसे पढ़ाई में दबोचा जाए, तो पढ़ाई में वो दबेचे नहीं, मतलब पढ़ाई में रोका जाए, मतलब उनको मूर्ख बनाया जाता है। वो तो तेज तरह आदमी है, तो मूर्ख तो बनेंगे नहीं, तो सोचा कि उस तरह से नहीं बनेगा, तो इसे धर्म के नाम पे उस्काया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई मतलब एक मुसलमान है तो मुसलमान है, तो क्या आदमी नहीं है जी, हैं तो इंडिया के, उससे क्या होता है।
तो इनका एक बवाल हो रहा है कि इनका नाम अमित सिंह है, फैजल खान है। अरे उससे क्या मतलब ये, तुम्हारा नाम ई है तो तुम लड़कों को खाने के लिए दे रहा है? नहीं दे रहा है। वो है जो बहुत सारे को फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनसे कितने लड़के बनकर कुछ न कुछ बने हैं। तो नाम से क्या भाई फर्क पड़ता है कि उसका नाम वो है। तो टीचर है, जो टीचर का कोई जाति नहीं होता है, वो उनके सामने किसी प्रकार का धर्म का बच्चा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक ना, वो सब उनके सामने एक स्टूडेंट बनकर आता है और वह टीचर, स्टूडेंट और टीचर में रिलेशन रहता है। तो कुछ लोग 100% में मात्र 2% ऐसे लोग हैं जो ऐसा भड़का रहे हैं कि खान सर को बदनाम किया जाए। तो लेकिन बाबू सुनो, खान सर बदनाम थोड़ी होंगे, और ये वायरल होके और हिट हो जाएंगे, ठीक ना, और नाम होगा। तो तुम लोग गधा है, तो कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसे बदनाम नहीं करो, बल्कि उसे सपोर्ट करो, ठीक है। क्यों बदनाम करने के फ्रेंड में लगा है यार? इतना कम उम्र का लड़का इतना आगे बढ़ गया, इसलिए तुम लोग बदनाम कर रहे हैं। बेटे तू लोग सुधर जाओ, ठीक है ना। दूसरा खान सर हम ही बनेंगे, ठीक है। चलते, वो तो बस उतना ही बोले थे ना कि और हम समझो कहाँ तक बोल सकते हैं, तो हमें हमें जानता ही होगा, तो हम तुझे कहाँ तक लपेट सकते हैं सोच लो। बस उम्र अभी कम है इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा उम्र होने दो, फिर देखना तू लोग कैसे लपेटता हूँ। और सुन, जिसे रोकना है रोकते रहना, रोकते रहना, कुछ बोलना। कोई अगर आगे बढ़ता है भाई तो उसे डीमोटिवेट करने वाले बहुत हैं। तो खान सर, प्राउड ऑफ यू, आप हमसे बड़े हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। कोई की कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। कितना भी इमारत पे अगर पत्थर से मारा जाए तो इमारत कुछ होगा नहीं होगा, तो उसी तरह आप हैं, ठीक ना। तो आप अपना काम पर ध्यान दीजिए, सम गधों के बात पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, तो सभी बच्चे खान सर को सपोर्ट करेंगे, कोई ठीक है, सभी जगह शेयर करेगा। चलो, तो आगे हम क्लास के प्रस्थान करते हैं। प्रेशर, प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, तो समझ में आ गया। तो इसी तरह है, मतलब कोई आगे बढ़ता है तो उसे डीमोटिवेट करने के लिए बहुत है, ठीक ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रेशर क्या है। इसे नोट कीजिए, तब तक नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए भाई से। प्रेशर सब लिखो, डैश दो। प्रेशर लिखो, थर्ड। प्रेशर, प्रेशर क्या है थोड़ा सा लिख लीजिए पहले। गैसेस आर एग्जर्ट ऑन प्रेशर wall of the container in all direction। प्रेशर क्या है भाई, थोड़ा सा डायग्राम भी कर लीजिए।
प्रेशर क्या है, गैसेस आर एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर। किसी भी कंटेनर में प्रेशर क्या होता है, एग्जर्ट होता है, उत्पन्न होता है किसी प्रकार के डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्रेशर की डेफिनेशन नहीं है, मतलब प्रेशर के बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो समझ में आया, प्रेशर गैस आर एग्जर्ट ऑन प्रेशर ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाएं में क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। ये नहीं है कि इसी डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा, नहीं, गलत, वो कहीं भी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है। तो ये और नहीं, एक मिनट इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि प्रेशर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक ना। प्रेशर कितने चीज पे डिपेंड करता है, कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एट प्रेशर डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर, पहला और दूसरा। प्रेशर को हम क्या किए, डिपेंड करता है ये 2 फैक्टर पे। फोर्स ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया, पहला फोर्स ऑफ कोलिजन। प्रेशर पढ़ लिए थे, ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, प्रेशर पढ़ लिया था सब लोग। तो प्रेशर के बाद हम लोग डिफ्यूजिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक ना। डिफ्यूजिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ये सब थोड़ा सा थ्योरी जानना जरूरी है। तो डिफ्यूजिबिलिटी क्या है भाई, तो बताओ। देखो भाई, इसका थ्योरी हम समझेंगे पहले। डिफ्यूजिबिलिटी है क्या, दो नॉन रिएक्टिंग गैस को एक साथ मिक्स किया जाता है होमोजेनियस मिक्सचर के फॉर्म में, और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या किसका निर्माण होगा, तो क्या हो जाएगा वो डिफ्यूजिबिलिटी, हम उसको कह पाएंगे। मतलब दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को, गैस अलग अलग, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक ना, जो रिएक्ट ना करे, 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्स विद ईच अदर फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूजिबिलिटी। समझ में आ रहा है ना, कि दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक साथ मिक्स किया जाता है सेम प्रेशर के फॉर्म में और होमोजेनियस के फॉर्म में, और प्रेशर सेम होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम, डिफ्यूजिबिलिटी। तो लिख लिया जाए, टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्स्ड विथ ईच अदर, पर एक दूसरे में क्या किया गया है, मिक्स किया है। दोनों रिएक्टिंग गैसेस को एक साथ क्या किया गया है, मिक्स किया गया है थ्रू ऑब्टेन फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक ना। कौन सा मिक्सचर, तो होमोजेनियस मिक्सचर। क्या आपको समझ में आ रहा है, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है होमोजेनियस मिक्सचर के फॉर्म में, और प्रेशर सेम होना चाहिए एट द सेम प्रेशर। प्रेशर क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, इज नोन एज डिफ्यूजिबिलिटी। समझ आ रहा है, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस दिख रहा है ना, देखो दोस्तों, हाँ ठीक है। दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक साथ मिक्स किया जाता है, सेम प्रेशर सेम होना चाहिए, और होमोजेनियस मिक्सचर के फॉर्म में, तो क्या कहलाएगा वो, डिफ्यूजिबिलिटी कहलाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गैस को कितने प्रकार से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। आगे हम पढ़ेंगे गैस को हम कितने प्रकार में मेजर कर सकते हैं। तो भाई हम गैस को 4 प्रकार से मेजर कर सकते हैं, मतलब 4 प्रकार में उसको माप सकते हैं। पहला मोल के तहत, दूसरा प्रेशर के तहत, टेम्परेचर के तहत, वॉल्यूम के तहत, ठीक ना। कितने प्रकार में माप सकते हैं, 4 प्रकार से माप सकते हैं। तो जल्द से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, जल्द से इसे नोट कीजिए कितने प्रकार में हम इसे मापते हैं, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसे जानता है ना, नोट कीजिए जल्दी।
चलो नोट कर लेना रुक कर। आगे हम पढ़ेंगे 4 मेजरेबल क्वांटिटी गैस। गैस को हम 4 मेजरेबल क्वांटिटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। गैस को हम कितने प्रकार में, 4 प्रकार से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं भाई, ठीक ना। गैस को हम 4 प्रकार से माप सकते हैं। पहला मोल्स, पहला क्या पढ़ना है, मोल्स ऑफ अ गैस, ठीक ना। गैस को हम मोल के फॉर्म में माप सकते हैं। दूसरा टेम्परेचर, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक ना। और तीसरा प्रेशर ऑफ अ गैस, यहाँ पर लिख दो एम, यहाँ पर टी, यहाँ पे पी। चौथा वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक। जैसे नोट कीजिए, इससे हम तब तक इंक भरते हैं। कितने प्रकार में, 4 प्रकार हम इससे माप सकते हैं। पहला मोल्स ऑफ अ गैस, एन से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर ऑफ अ गैस, टी से। प्रेशर ऑफ गैस, पी से। और लास्ट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, बी से। इसे आप नोट कीजिए। चलो फिर हटाते हैं और बारी बारी से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मोल्स के बारे में, उसका टेम्परेचर, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद वॉल्यूम, ठीक है। तो इसे हम हटाते हैं। चलिए, तो पहला लिखिएगा मोल्स ऑफ अ गैस। पहला मोल्स ऑफ अ गैस, गैस को हम मोल के तरीके से मापेंगे। तो मोल्स क्या होता है, मोल्स को हम कैसे मापेंगे, तो मोल्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए गैस। मोल्स ऑफ ए गैस इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, ठीक ना। मोल्स ऑफ ए गैस, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ गैस बटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक ना। मतलब मास बटा किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का मास लिखना और नीचे उसका मॉलिक्यूलर मास लिखना, यही क्या कहलाएगा, मोल्स, ठीक ना। तो मास ऑफ अ गैस इन ग्राम, ग्राम में लेना अच्छा रहेगा, ठीक ना। अब बटा नीचे मॉलिक्यूलर मास, ये सब निकालने के लिए हम बताएं मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इन अ ग्राम, ठीक है। तो मोल्स ऑफ अ गैस निकल जाएगा भाई। मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू फार्मूला होता है मास ऑफ अ गैस बटा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना। मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू क्या है फार्मूला, मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। आगे पढ़ेंगे हम टेम्परेचर, ये सब आसान है, ठीक ना। तो सब आप निकाल लीजिएगा आराम से भर भर कर। आगे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है, तो बताते हैं। टेम्परेचर में अगर सेल्सियस से केल्विन बदलना है तो 273 को ऐड कर देंगे, ठीक ना। दूसरा टेम्परेचर ऑफ ए गैस, दूसरा टेम्परेचर को हम टेम्परेचर के तहत हम मेजर करते हैं, ठीक ना। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस तो डायरेक्ट लिखोगे तो समझ जाएगा टेम्परेचर ऑफ गैस।
यहाँ पर आगे सब में यहाँ पर आगे लगाना मेजरमेंट, मतलब मापना है टेम्परेचर, आगे लगाना मेजरमेंट टेम्परेचर ऑफ गैस। क्या करना है, कुछ नहीं, हमको केल्विन बदलना है भाई, तो सेल्सियस में रहेगा तो सेल्सियस से केल्विन बदलना है, कुछ नहीं 73 273 को ऐड करेंगे अगर सेल्सियस है, ठीक ना। क्या है सेल्सियस, सेल्सियस इसमें क्या करेंगे, टी में हम 273 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, केल्विन में आंसर है, दिख रहा है। हाँ, तो क्या है टेम्परेचर ऑफ ए गैस, तो सेल्सियस में दिया गया उसको हम केल्विन में डालना है, तो क्या करेंगे उसमें 273 जो रहेगा ना उसको क्या, उसमें हम क्या करेंगे टी को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। यहाँ पे ऐसे लिख दो, हाँ ठीक ना। टी में जो दिया गया है होगा अंक, मान लो कि दिया गया है मेरा 73 दिया गया है, ठीक ना, 73 सेल्सियस दिया गया है, तो क्या करना है, तो 73 प्लस ऑफ 273 ऐड कर दो, और ये क्या हो जाएगा पूरा केल्विन में, जितना आ जाएगा ना उतना क्या हो जाएगा केल्विन आंसर। क्या आपको बात समझ में आया, क्या ये आपको बात समझ में आ रहा है भाई, देखो ध्यान से। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा प्रेशर, ठीक ना, आगे हम पढ़ेंगे प्रेशर, एक ही वीडियो में समाप्त होगा भाई, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तीसरा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ ए गैस, ऑफ आ गैस, ठीक ना। तो कैसे हो जाएगा, देखो इसमें क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस 1 एटीएम, प्रेशर को हम मापते हैं एटीएम से, ठीक ना। प्रेशर को हम मापते हैं किससे, तो प्रेशर को हम मापते हैं, प्रेशर को हम मापते हैं एटीएम से, ठीक ना। प्रेशर को हम नॉर्मली मापते हैं किससे, मतलब मेजर करते हैं एटीएम से, ठीक ना। किससे मापते हैं भाई, तो एटीएम से मापते हैं, एटीएम इसका फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक ना, और इसका एचजी कितने टॉर्क होते हैं, कितने बार होते हैं, तो थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा, मतलब कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया रहेगा तो हम यूज कर लेंगे। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी, ठीक ना। अगर मिलीमीटर में रहेगा तो ए वाला लगाएंगे, इसका यूज करेंगे। 1 एटीएम को हम इतना लिख सकते हैं। दूसरा 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एजी, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। और आगे 1 एटीएम 760 टॉर्क, अगर टॉर्क में आंसर लेना है तो 760 टॉर्क लेंगे, और 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार होता है भाई, 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार होता है। ये आपको चारों याद करना होगा, ठीक ना, आपको ये चारों याद रखिएगा, ठीक ना। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ एजी, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 सेंटीमीटर ऑफ एजी, 1 एटीएम 76 760 नहीं 76 76, 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एजी, 1 एटीएम 760 टॉर्क, या 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार, ठीक ना। तो ये आपको चारों याद रखना होगा, ठीक ना, ऐसा याद वाला है, याद करने वाला है। आगे हम पढ़ेंगे भोलम, समझ में आया भाई, इससे आप नोट कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे भोलम, भोलम को हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस, इससे भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस में हम इसमें हम उपयोग करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस में ml cc या सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम का क्या है मेजर, ठीक ना। हम वॉल्यूम में हमेशा यही तीनों का ज्यादातर यूज करेंगे, ठीक ना, ml cc सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। तो हम जानेंगे कि 1 ml इज इक्वल टू 1 L इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ml इज इक्वल टू कितना होता है, उसके बारे में जानेंगे। हाँ भाई, तो 1 ml, तो
एम एल इक्वल टू सी सी और सेंटीमीटर क्यूब, और 1 एल इक्वल टू कितना होता है, तो 1 एल इक्वल टू 1 डीएम क्यू होता है। जैसे जिस तरह यहाँ पर होता है ना 1 ml इज इक्वल टू सीसी या 1 सेंटीमीटर को मतलब 1 ml इज इक्वल टू 1 सीसी या 1 सेंटीमीटर क्यों लिख सकते हैं, उसी तरह 1 एल इज इक्वल टू 1 डीएम क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। 1 एल इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 डीएम क्यू, और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1000 मिलीलीटर। इसको हटाओ, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। तो भाई ml की जगह पर हम सीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ml की जगह पर हम सीसी भी लिख सकते हैं या सेंटीमीटर ऑफ क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे में हम वॉल्यूम ऑफ गैस का उपयोग मतलब इस तरह से हम गैस को मेजर कर सकते हैं ml, इस तरह से ml को हम सीसी भी लिख सकते हैं, ml को हम सीसी भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 डीएम क्यू या 1000 मिलीलीटर, ठीक ना। और ml की जगह पर हम ये सब भी यूज कर सकते हैं। क्या आपको इतना बात अगर समझ में आया भाई? चलो, अगर इतना बात अगर समझ में आया तो आगे हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और गेल-लूका लॉ, या उसी को हम मॉडसन्स लॉ कभी कहते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे। बॉयल्स लॉ लिखिए जल्द से। देखो बॉयल्स लॉ, यहाँ पर सभी लोग हेडिंग डालेगा बॉयल्स लॉ, फिजिकल केमिस्ट्री का 11th का पार्ट है, ठीक ना, गैसेस स्टेट। तो देखो हम देखो ये जेईई मेन एडवांस नीट के लिए हो रहा है, तो भाई यहाँ पर हम थ्योरी लिखाएंगे तो बहुत टाइम खींचेगा, ठीक ना, क्या कि एक ही वीडियो बनाना है, तो इसको हम जो जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा हम उस तरह से काम करेंगे, ठीक ना, तो जल्द से हम पार कर सकेंगे, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या है भाई? तो बॉयल्स लॉ क्या होता है भाई ना, कि जो प्रेशर है ना वो वॉल्यूम के इनवर्सली होता है। क्या होता है? जो प्रेशर है इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर, ठीक ना। ये प्रेशर है और ये क्या है, वॉल्यूम। तो यानी कि प्रेशर किसके होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक ना, वॉल्यूम के। तो प्रेशर इनवर्सली भी याद रखना। तो आपको कहीं भी अगर बॉयल्स लॉ दिखे तो क्या करना है, पी इनवर्सली ही कर देना है। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर एक प्रेशर दिया गया है, एक वॉल्यूम दिया गया है, तो अगर दो प्रेशर दिया गया रहेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में उल्टा हो जाएगा। क्या आप ये आपको जानकारी में है, क्या आप कुछ दिखा, अरे भाई P1 बटा P2, तो ये क्या है, नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, तो इसलिए V2 बटा V1। या अगर P1 is to P2 is to P3 हो जाएगा तो 1 बटा V1 is to 1 is to V2 is to 1 is to V3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या दिख रहा है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन में अधिकतर जगह यही मिलता है, ठीक ना। ये वाला 2 नहीं दिया गया रहेगा, 3 दिया गया रहेगा, तो आप कंफ्यूजिंग हो जाइएगा, तो आप इस तरह से आप लिख दीजिएगा V2 V1 मतलब V3 V2 V1, आप इस तरह से लिख सकते हैं। जिस तरह से हम P1 P2 लिखती है तो आप यहाँ पर V2 V1 लिख सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पर हम P1 P2 P3 लिख दिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं V2 V3 V2 V1, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में हटाइएगा, ये बात आप इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आप इसे ध्यान से रखिएगा। P1 is to P2 is to P3 is equal to 1 बटा V1 is to 1 is to V2 is to 1 is to V3, ठीक ना। क्या आपको ये बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आया है तो आगे हम बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ है पूछता है कभी कभार, तो हम ग्राफ सीखेंगे, ठीक ना। तो आप जल्द से नोट कीजिए। ठीक है, ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। समझ में आ रहा है भाई? जितना पढ़ा रहा है समझ में आ रहा है, मजा आएगा, ठीक ना। तो कहीं भी हो देखा है तो नवनीत फिजिक्स सेंटर सर्च करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है।
चलो देखो, ग्राफ बॉल्स लॉ का ग्राफ, ठीक ना। तो पहला ग्राफ क्या है, पहला ग्राफ चारों ओर जाएगा ना भाई, उसको और छोटा करो। पहला ग्राफ V और 1/P, याद रखना। अभी हम तुमको बताएंगे P प्रपोर्शनल होता है 1/V, इनवर्सली होता है, तो V ई वाला इधर चल जाएगा भाई, और ई वाला इधर हो जाएगा, तो हो सकता है ना जी। देखो तो यही है ना, ये देखो है। और याद रखना जो प्रपोर्शनल होता है, अगर जो कोई प्रपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ 20 से होता है, और जो 20 से होगा उसको ये वाला जो हम बॉयल्स लॉ में यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया? देखो कुछ नहीं, दिमाग वाला है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखना होगा। V और 1/P का ग्राफ करना है तो क्या हो जाएगा, 20 से पार होगा, ठीक ना। क्यों 20 से पार होगा, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि P इनवर्सली V होता है, तो भाई क्या है, प्रपोर्शनल है 1/P के, तो जो प्रपोर्शनल होता है उसका ग्राफ क्या होता है, मिड पॉइंट से क्या होता है, फ्लो करता है। तो ये ग्राफ समझ में आया। दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ है P और V का ग्राफ। PV और P का ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ सोचिए थोड़ा सा, जरा देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है भाई सभी को? दिख रहा है। तो दूसरा देखो, पीवी और पी का ग्राफ। तो पीवी और पी का ग्राफ क्या है, यहाँ पे पीवी क्या है, कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ अगर कांस्टेंट अगर कोई रहता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, एक सरल माध्यम में हम उसको ऐसे बुझाते हैं। थर्ड ग्राफ क्या है, तो थर्ड ग्राफ है कि पी और भी का ग्राफ। ये बात आपको हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये ग्राफ थर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। पी और भी का ग्राफ क्या होता है भाई, अभी हम देखें कि पी इनवर्सली क्या होता है, भी होता है। क्या इसको हम इधर करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो याद रखना, दो अगर प्रोडक्ट में रहेगा ना तो उसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, याद रखना हमेशा ऐसे रहेगा। दो अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा। सब क्या है, आइसोथर्म, ठीक है, सभी क्या है, आइसोथर्म। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, सभी ग्राफ क्या हो जाता है, आइसोथर्म कहलाएंगे। क्या हो गया, इतना समझ में आया? पी इनवर्सली भी तो क्या है, आपस में प्रोडक्ट है पीवी, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसे। आगे पढ़ेंगे लॉग ग्राफ, लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ। यहां पर आ जाएगा फोर्थ ग्राफ, लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ। लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ कैसे हो जाएगा, तो अगर बताएंगे तो डिटेल में, तो उसको हम क्लास स्पेशल लेंगे तो बताएंगे। क्या होता है ना, जब लेते हैं पी और पी दोनों तरफ लॉग लेते हैं, के कांस्टेंट लेते हैं तो निगेटिव आया था, निगेटिव के कारण ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अभी तक आप ध्यान में रखिए इसको, ठीक ना। यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, चाहे सब में भी है ऊपर, तो यहाँ भी लिखो ना, अच्छा लगेगा देखने, ठीक ना। ठीक ना, तो आप लॉग वाला आप याद रखिएगा ग्राफ, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक, देखो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आगे हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। और एक बात और बता देते हैं, एक मिनट देखो, इसमें क्या है आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें क्या आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें आपको टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा होगा, यानी कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, ठीक ना। आपको इसमें टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा होगा, तो टेम्परेचर क्या है भाई, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको हटाओ।
ठीक ना। तो अभी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा ऐसा मतलब ये लाइन है ना, ऐसा ऐसा बहुत दिया गया है, ठीक ना, T1 T2 T3 ऐसा करके बहुत दिया हुआ है। तो याद रखना, हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल ऑफ T होता है, आगे पढ़ाएंगे चार्ल्स लॉ में, ठीक ना, चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ में है तो V प्रोपोर्शनल क्या होता है, T होता है। तो भाई जिधर ये T1 T2 बहुत सारा रहेगा तो V के तरफ जो ज्यादा रहेगा ना, जो नजदीक रहेगा वो ज्यादा होगा, ठीक ना। इसको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो भी के तरफ रहेगा ना, जो भी के तरफ रहेगा वो ज्यादा होगा। क्या आपको ग्राफ समझ में आ रहा है? क्या आपको ग्राफ समझ में आया भाई? कितना टाइम हुआ? क्या आपको समझ में आ रहा है भाई? आगे हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या है इसे जल्द से नोट कीजिए, हटाते हैं। तो समझ में आया ना, अगर बहुत सारा टेम्परेचर दिया गया, ऐसा दिया गया है, तो याद रखना वॉल्यूम की तरफ जो ज्यादा नजदीक रहेगा ना वो ज्यादा होगा। ठीक, आगे हम पढ़ाएंगे चार्ल्स लॉ में है, इसके बारे में वर्णन किया गया है ना। तो समझ में आया? सब जेईई के जो रहा है आप लोग ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर पे है चार्ल्स लॉ। सेकंड नंबर पे क्या है, चार्ल्स लॉ, CHARLS, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ सब लिखिएगा। चार्ल्स लॉ में क्या है भाई, तो चार्ल्स लॉ होता है ना, जो वॉल्यूम है ना, जो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, जो वॉल्यूम है ना वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो एक वॉल्यूम एक टेम्परेचर दिया गया तो हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई, ठीक ना। अगर एक टेम्परेचर तो V1 हीट तो आपस में जितना इसका हो जाएगा जितना उसी का हो जाएगा। लेकिन अगर दो वॉल्यूम दिया गया है, दो टेम्परेचर दिया गया, तीन वॉल्यूम तीन टेम्परेचर दिया गया, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, आसान है। अगर दो दिया गया है तो इस तरह से लिख सकते हैं, अगर तीन दिया गया रहेगा, समझ में आ रहा होगा आपको? क्या है कि पिछला बार देखो कुछ नहीं, आसान है, ठीक है, कुछ नहीं, देखो करेंगे जी। देखो V1 बाई V2 T1 बाई T2, V1 बाई V2 T1 T2 T3, क्या क्या की प्रोपोर्शनल है? क्यों? क्योंकि आपस में प्रोपोर्शनल तो आपस में इक्वल होगा, ठीक ना। तो आगे हम पढ़ेंगे इसका ग्राफ, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इसका आगे हम पढ़ेंगे ग्राफ। जल्द से नोट कीजिए सब ऐसा। तो ग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। तीसरा यहाँ पर लिख दीजिए ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक ना, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का क्या हमको ग्राफ पाना है, तो पहला ग्राफ क्या है भाई, तो पहला ग्राफ है V और T का ग्राफ। V और T का ग्राफ, तो V और T का ग्राफ क्या है, तो हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल ऑफ T होता है। तो भाई हम बताया था कि जो प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो बीच से मिडिल पॉइंट से क्या होता है, पार होता है। तो क्या हो जाएगा, आइसोबार। याद रखना, आइसोबार। चार्ल्स लॉ में जो होगा ना तो उसका ग्राफ क्या कहलाएगा, आइसोबार कहलाएगा। जो ग्राफ है उसको क्या कहेंगे, आइसोबार। तो क्या आपको समझ में आया, V और T का ग्राफ समझ में आया? आगे सेकंड नंबर,
भी और 1/t का ग्राफ। हम अभी बताए आपको कि दो अगर प्रोडक्ट रहता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। कैसे होता है, तो भाई जो भी है और 1/t है, क्या है, ये आपस में प्रोडक्ट है भाई। अगर नहीं तो ये क्या हो जाएगा, बी है ये इधर है तो इधर चले जाएगा, तो बराबर में टी, तो भी इक्वल टू टी में भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आपको ये प्रोडक्ट में, तो हम अभी बताएंगे अगर इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रहता है तो उसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। ये क्या हो जाएगा 112। दो समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड, भी टी, v/t और t का ग्राफ कैसा हो जाएगा, बताओ भाई, v/t और t का ग्राफ कैसा हो जाएगा। अब देखो v/t और t का ग्राफ, इसको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे v/t और क्रॉस t, तो t से t कैंसिल करेंगे, v कांस्टेंट, v इक्वल टू कुछ नहीं, तो इसका कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह से ऐसे, ये भी क्या है आइसोमर। क्या आपको समझ में आ रहा है, चार्ल्स लॉ का ग्राफ आपको समझ में आया। यही सबसे क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद दिमाग में हटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, गेलू का लॉ, ठीक है। गेलू का लॉ क्या है, 10 नोट कीजिए आप लोग। फर्स्ट जल्द से नोट कीजिए भाई। फोर्थ, थर्ड ना थर्ड, मन लग रहा है ना। देखो थर्ड क्या है, गेलू का लॉ, गेलू का लॉ क्या है भाई, तो गेलू का लॉ में क्या होता है, गेलू का लॉ एक क्या होता है भाई, एक प्रेशर है जो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, क्या रखना, गेलू का लॉ में प्रेशर प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। तो भाई P1:P2 इज इक्वल टू T1:T2, क्या लिख सकते हैं, P1:P2:P3 इज इक्वल टू T1:T2 इज इक्वल टू T3, क्या हम लिख सकते हैं। देखिए गेलू का लॉ में, गेलू का लॉ को हम मोल्सन लॉ भी कहते हैं भाई, दूसरा नाम कहीं ये भी दिया गया रहेगा तो लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। गेलू का लॉ को हम मोल्सन लॉ भी कहते हैं। तो भाई पी प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, टी होते हैं। तो जिस तरह से हम पीछे पढ़े थे प्रोपोर्शनल का केस, उसी तरह यहाँ भी है। तो पी प्रोपोर्शनल टी, P1:P2 T1:T2, समझ आ रहा है। ऐसा ग्राफ हम यहीं पर प्राप्त बता देते हैं, ठीक ना, जगह कम है तो ग्राफ, तो ग्राफ पहला ग्राफ P और T का ग्राफ, P और T का ग्राफ, P और T का ग्राफ क्या हो जाएगा, तो P और T का ग्राफ हम बताए थे कि अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या होते हैं, 20 से पार होते हैं, ठीक। दूसरा ग्राफ समझ आया ना, याद करो अभी बताएं। सेकेंड, अगर P/T और T ए रहता है अगर, तो अगर इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो P/T क्रॉस T, T से T कैंसिल, P कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसे। क्या आपको समझ में आ रहा है, अभी बताया जो जस्ट पिछला जैसा है। और तीसरा ग्राफ क्या है, P और 1/T, क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, P और 1/T क्या है, दो का प्रोडक्ट है, दो का प्रोडक्ट है तो क्या होता है। क्या आपको बात समझ में आया भाई, देखो कितना स्पीड से, पीछे जो अभी बताया टॉपिक वो अगर याद है तो कितना आसान है, जस्ट सब वही है ग्राफ, ठीक ना, सिर्फ भी के जगह पर P हो गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार जल्द से नोट कीजिए। आगे पढ़ेंगे एवोगाड्रो नंबर्स, ये भी आइसोबार है। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार है ना भाई, ए प्रोपोर्शनल होते हैं एन के, भी प्रोपोर्शनल ऑफ एन। चलो इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, आपको चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा।
चौथा क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है भाई? एवोगैड्रो नंबर देखो भाई साफ दिख रहा है, एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं? तो एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे होते हैं v प्रोपोर्शनल ऑफ n। समझ में आया? सब काम वही करेंगे, v प्रोपोर्शनल ऑफ n। तो आसान है भाई। तो अगर एक दिया गया तो इस तरह, दो दिया गया रहेगा तब क्या कर लेंगे, n1:n2। अगर तीन दिया गया रहेगा तब n1:n2:n3। चार दिया गया रहेगा तो इसी तरह n4। 5 दिया गया रहेगा तो 5। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा सा आपको दिमाग खोलना पड़ेगा, ठीक ना। v प्रोपोर्शनल ऑफ n, ठीक, जैसे नोट कीजिए। और आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बॉयल्स में हम रिलेशन बताते हैं, ठीक ना। ठीक, तो आप इस जल्द से नोट कीजिए, रिलेशन बिटवीन चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। या लिख सकते हैं हम कंबाइनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ, दोनों का कंबाइनेशन। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का हम कंबाइनेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आपको हम चारों लॉ बता दिए, ठीक ना। फोर्थ लॉ था गैसेस स्टेट पॉइंट, हम चारों बता दिए। ठीक, आगे हम बताएंगे कंबाइनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। कंबाइनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो भाई बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। बॉयल्स लॉ क्या होता है भाई? बॉयल्स लॉ क्या होते हैं बताइए? P इनवर्सली क्या होते हैं? V होता है जी। तो इक्वेशन 1 क्या आपको समझ में आया? सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होते हैं? v प्रोपोर्शनल ऑफ t, इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आपको कितना समझ में आ रहा है? देखो 1 एंड 2 से देखिए आप फ्रॉम 1 एंड 2, तो v इज इक्वल टू कितना है? t। तो v इज इक्वल टू t। तो p इज इक्वल टू, यहां पे v की जगह पर आप t लिख दीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? p और इनवर्सली 1/2। क्या देखिए हम लिख सकते हैं, और इधर जाएगा तो प्रोडक्ट में हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा एक मिनट यहीं पर हम बनाते हैं। देखो ये जो ना v प्रोपोर्शनल t, जब v प्रोपोर्शनल ऑफ t है तो v प्रोपोर्शनल ऑफ t, तो v प्रोपोर्शनल ऑफ t यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? t बाई p। a इधर जाएगा तो v इधर जाएगा तो p इधर आ जाएगा, तो प्रोपोर्शनल t तो t बटा p। देखिए v इज इक्वल टू t, v प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? t बटा p। और क्या हम k कांस्टेंट ले सकते हैं? तो अगर हम k कांस्टेंट लिए तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू kt बटा p। ठीक, k, ठीक ना। देखो यहां ध्यान से, kt बटा p। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं भाई? a है जो p को इधर कर देंगे तो pv और t को इधर कर देंगे तो p by v बटा t इज इक्वल टू k। क्या लिख सकते हैं? pv by t इज इक्वल टू k। तो भाई pv by t इज इक्वल टू, ठीक, तो क्या लिख सकते हैं? इस तरह से हम लिख सकते हैं p1 v1 बटा t1 इज इक्वल टू p2 v2 बटा t2। एक
क्या है पीवी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक के लिए अगर 2 दिया गया है तो इस तरह से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। सुनिए यार कुछ नहीं, थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक हो गया था। फिर में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक बार बॉयल्स लॉ लेंगे, सेकंड में चार्ल्स लॉ लेंगे और फ्रॉम 1 और 2 कर देंगे। तो v इज इक्वल टू टी, तो ये जो p है v, ये v को इधर कर देंगे और p को इधर, और v परसेंट t था t बाई p, और k क्या कि कांस्टेंट कर लिए इसलिए इक्वल हो गया। तो v इज इक्वल टू kt बाई p, तो p है जो इधर जाएगा pv और t इधर, pv बाई t इज इक्वल टू k, यानी कि p1 v1 बटा t1 इक्वल टू p2 v2 बटा t2। क्या आपको इतना बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जैसे इसे नोट कीजिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो आगे पढ़ते हैं हम आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक ना। समझ में आया? अगर समझ में आ गया आपको तो हम आगे पढ़ते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। आगे हम पढ़ेंगे आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट है भाई, इसको कैसे प्रूव करेंगे थोड़ा सा सुनिएगा। आइडियल गैस कांस्टेंट क्या है? ये होता है इसमें कंबाइनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ठीक ना। इसमें तीनों का क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक ना, ठीक ना। तब जाके इसका फॉर्मूला ज्ञात होता है, मतलब फाइंड होता है। क्या होता है यार? आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, यह कंबाइनेशन होता है, ठीक ना। कंबाइनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, ठीक ना। ये तीनों का क्या होता है? कंबाइनेशन होता है, तब जाके हमको आइडियल गैस कांस्टेंट का फार्मूला ज्ञात होता है। तो भाई फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक ना। चलो इरेज कर देते हैं, ये लिख लेना आपने, ठीक ना। हम प्रूव करते हैं, ठीक है। कंबाइनेशन होता है चार्ल्स, बॉयल्स और एवोगाड्रो। तो भाई पहला स्टेप में बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि P इनवर्सली भी इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं। दूसरा चार्ल्स लॉ, क्या आपको दिख रहा है? ये सब हम पीछे बता दिए, अगर केस सब समझ में आ गया तो ये सब आसान है। V प्रोपोर्शनल T इक्वेशन सेकंड समझ में आया। तीसरा एवोगाड्रो लॉ, क्या है एवोगाड्रो लॉ? क्या है? V प्रोपोर्शनल ऑफ N इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम 1 एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम, यहां पर लिख देना फ्रॉम। तो क्या भाई V इज प्रोपोर्शनल है क्या? T के भी और N के भी, और V P इनवर्सली V, तो V को हम इधर कर देंगे भाई, तो V इज इक्वल टू, इधर अगर चल जाएगा P और इधर आ जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या आपस में इक्वल है? देखिए ये तीनों को आपस में सोल्व करेगा, ये तीनों इक्वेशन को अगर आपस में सोल्व कीजिएगा तो V है इधर चल जाएगा, P इधर है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शन, तो आपस में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो हो जाएगा तो NT अब बटा ये जो P इधर आया तो क्या हो जाएगा? Na इधर रेसिप्रोकल। तो PV इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल है भाई अभी तक, प्रोपोर्शनल सॉरी, और इसको अगर इक्वल करने के लिए एक हम R लेते हैं कांस्टेंट जिसका नाम R है, तो क्या हो जाएगा? R एंड NRT, बीच में लिखो अच्छा लगेगा देखने में, NRT बटा P। तो क्या हम इसको इधर करेंगे तो PV इज इक्वल टू NRT। क्या आपको इतना समझ में आया? PV इज इक्वल टू NRT। तो भाई क्या PV इज इक्वल टू NRT, तो N को हम लिख सकते हैं जी, N को PV बटा RT। तो मेन जो दरअसल फॉर्मूला है ए है, PV इज इक्वल टू NRT। क्या है? तो PV इज इक्वल टू NRT। और तो PV इज इक्वल टू NRT क्या है? P जो है प्रेशर है दिख रहा है, B क्या है? वॉल्यूम है, N क्या है? मोल है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर है। यही है आइडियल गैस कांस्टेंट। आपको हम बहुत आसान मेथड से समझा दिए आपको, ठीक ना।
ठीक है, समझ आया। पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट का इक्वेशन। अगर कहीं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस कांस्टेंट का इक्वेशन बोले पूछे तो ये हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आर जो है, जो ये आर है, आर कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है, ठीक ना, कांस्टेंट तो उसका वैल्यू नहीं होगा, तो हम आगे वैल्यू लिखवा देते हैं, ठीक ना। चलो नोट कीजिए, टाइम कितना हुआ, ठीक है। आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना होता है, 0.0821 एटीएम। अगर एटीएम में रहेगा ना भाई तो इसको हम इस तरह से लेंगे। अगर एटीएम में लेना है तो आर का वैल्यू हम ले लेंगे 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक ना। या अगर आर हमको जूल में लेना है तो होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। ऐसा वैल्यू है, आपको याद रखना होगा। अगर आर में लेना होगा 8.314 गुने 10 के पावर 7 अर्ग, यहाँ पर अर्ग लिख दो, ए आर जी मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। अगर कैलोरी में लेना है तो 2 कैलोरी। ये आपको आर का वैल्यू है भाई, ये आपको याद रखना होगा, ठीक ना। ऐसा आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर देना होगा, ठीक ना। आर का वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो आप यहाँ से आपको अगर याद रहेगा तो फटाफट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 8.314, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम डिफ्यूजन इफ्यूजन के बारे में, आप लोग जानते होंगे डिफ्यूजन इफ्यूजन, ठीक है। इसे जल्दी से आप नोट कीजिए। आर का वैल्यू 4 है, ठीक ना। आगे हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में, ठीक ना। तो आगे हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको फॉर्मूला और इसका मेथड बनाने का आपको याद रहना चाहिए, यहीं से हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो हम चलो आगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, या डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है। तो भाई रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर इज इक्वल टू एन बटा टी या भी बटा टी लिख सकते हैं। यही क्या है, रेट। ये क्या है, रेट, ठीक है। आर एन क्या है, मोल है, भी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है, आर इक्वल टू क्या है, मोल। भाई इसको आप याद रखिएगा, मोल, और ये क्या है, वॉल्यूम, ठीक ना। और ये क्या है, टाइम। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है भाई, तो आर इक्वल टू एन बटा टी या वी बाई टी। अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया है ना, अगर R1 R2 दे दिया गया है तो आप आराम से यूज कर सकते हैं N1, ठीक ना, N1 T1, ठीक। तो आप समझ आया, रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन, आर इक्वल टू एन बटा टी या वी बाई टी। आगे हम पढ़ेंगे ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, तो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक ना। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है ना भाई, ए डिफ्यूजन, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन अलग है, ग्राम लॉ ऑफ इफ्यूजन अलग है, दोनों बहुत अंतर है। ये क्वेश्चन आते हैं यहीं से, इसलिए आते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें फर्क है, लगभग गलती कर देते हैं, ठीक ना। तो आगे हम पढ़ेंगे ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन।
ठीक ना, क्या है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है भाई, तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ठीक ना क्या होते हैं, तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है ना भाई, जो रेट है ना वो डेंसिटी के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं, याद रखिएगा। जो रेट है ना ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं, ठीक ना। और डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी है और डेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है वीडी का, ठीक ना। क्या होते हैं, डेंसिटी है जो प्रोपोर्शनल, जो डेंसिटी है ना जो प्रोपोर्शनल होता है वीडी के, तो डेंसिटी है जो प्रोपोर्शनल होता है वीडी के, और वीडी हाँ वीडी लिख दो, ठीक ना, वीडी के। और डी जो है वीडी है, इसको हम लिख सकते हैं m/2, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। देखो भाई ये सब स्पीड सब कंसेप्ट वाला है, आपको याद रखना होगा, मतलब मेरे से ही आपको याद करना होगा ताकि आपको मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ाई का मजा ये है, ठीक ना, तो हम याद रहे हर चीज। तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, आर इनवर्सली होता है स्क्वायर रूट ऑफ डी, तो यानी कि ये क्या है डी, हाँ डी, ठीक ना। तो डी प्रोपोर्शनल होता है वीडी, और वीडी है ना इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, वीडी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m/2, m क्या है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक ना। तो अगर R1 R2 2 दिया गया है, D1 D2 2 दिया गया रहेगा, V1 V2 2 दिया गया है, M1 M2 2 दिया गया है, तो हम कैसे यूज करेंगे थोड़ा सा हम जानिए यहाँ पे। तो यार वो समझ में आया, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन समझ में आया है, तो हम इसी तरह इस पार्ट लिख देते हैं, ठीक ना, ताकि वो समझ आए। अगर 2 दे दिया गया भाई R1:R2 तो भाई नीचे है तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ d2 बटा स्क्वायर रूट ऑफ d1, क्या लिख सकते हैं। अगर उस तरह से अगर नहीं बुझा तो इसको मतलब देखने में आसान लगे, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ d2 बटा d1, या लिख सकते हैं भाई डी प्रोपोर्शनल होता है vd के, तो भाई यहाँ पर लिख सकते हैं vdt बटा vd1, और यहाँ पर लिख सकते हैं vd प्रोपोर्शनल m का होगा भाई ना, m/2 है तो t2 क्या है कांस्टेंट, तो क्या है m, तो m ये भी प्रोपोर्शनल है तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m2 बटा m। क्या आपको ये बात समझ में आया। और r को लिख सकते हैं ना जी n1 बटा t1, और r2 को लिख सकते हैं n2 बटा t2, या लिख सकते हैं v2 बटा t2, या लिख सकते हैं हम v1 बटा t1। देखो यार आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, क्या आपको दिमाग में बेटा अभी बताया ना जी पीछे ग्राम लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन और क्या होता है n/t या v/t, याद कीजिए। तो आर ड्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम VBI है, आपको याद रखना होगा, VBI टॉपिक जेईएन के लिए आपको याद रखना। चलो से नोट कीजिए। हो गया। और अगर थोड़ा सा और बनाते हैं, अगर ठीक है ग्राम ऑफ डिफ्यूजन समझ गया, रेट इनवर्सली होता है डी के स्क्वायर रूट में, और डी प्रोपोर्शनल होते हैं वीडी का, वीडी इज इक्वल टू m/t होते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट नोट कीजिए, आगे हम पढ़ेंगे इफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन के बारे में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एक दोनों में कंफ्यूजन रहता है, आपको हम क्लियर कर देते हैं ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन क्या है। थोड़ा सा अंतर है, जो 1 खाली दिख रहा था ना, 1 के जगह पर हम पी कर देंगे, से आप आराम से नोट कीजिएगा। दूसरा क्या है, ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन क्या है भाई, तो ये क्या होते हैं ना, आर प्रोपोर्शनल पी बटा स्क्वायर रूट ऑफ डी, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, पी बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी, और आर को हम लिख सकते हैं n/t v/t। तो बस बना दो, जिस तरह से हम ओ यूज किए यहाँ तो कैसे हो जाएगा जी, R1:R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और डी को लिख सकते हैं ना जी vd, या लिख सकते हैं m, ये सब क्या है प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल में है, तो क्या हो जाएगा P1 बटा P2
स्क्वायर रूट ऑफ d2/d1 क्या होगा, देखिए कुछ नहीं है, क्या लिख सकते हैं P1/P2 स्क्वायर रूट ऑफ VD2/VD1, P1/P2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या छूट गया है M2/M1। देखिए VBI फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। R को हम लिख सकते हैं N/T1 या N1/T1 या N2/T2 और V1 V2 बेटा, सही आ रहा है। तो ये है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आपको ये दोनों फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना होगा। जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, अभी तक जो पढ़ाए हैं जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक। नोट कीजिए, पढ़ाते हैं। समझा भाई। आगे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ एटमोलाइसिस। एटमोलाइसिस का रेट ऑफ एटमोलाइसिस क्या है, ठीक ना। ऐसा प्रॉब्लम इससे बनेगा, ठीक ना। क्या है रेट ऑफ एटमोलाइसिस, रेट ऑफ एटमोलाइसिस, रेट ऑफ एटमोलाइसिस क्या है। तो रेट ऑफ एटमोलाइसिस क्या होता है भाई, मोल्स ऑफ गैस से सेपरेट, मोल्स ऑफ गैस एट सेपरेट बटा टी। फार्मूला आपको ये क्या है, एन लिख देना, ठीक ना, आपको याद रखना होगा। मोल्स ऑफ गैस एट सेपरेट बटा टी, ठीक। क्या है रेट ऑफ एटमोलाइसिस, रेट ऑफ एटमोलाइसिस क्या है समझ में आया। वो फार्मूला है, पूछेगा कि रेट ऑफ एटमोलाइसिस R इक्वल टू R2 दिया गया रहेगा, तो उसी तरह जो बताएं तो कर लेना N/T1। तो आपको ये फार्मूला याद रखिएगा, जेईई मेन के लिए है, R मोल्स ऑफ गैस सेपरेट, ठीक। आगे हम पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गैसेस स्टेट, जेईई मेन, ठीक है। तो जस्ट नोट कीजिए, आगे हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर अगर जीरो रहेगा तो क्या क्या जीरो होगा। फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक पर मोल क्या होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे नोट कीजिए रेट ऑफ एटमोलाइसिस। चलो VBI लिख लेना ऊपर, ठीक है, हेडिंग में VBI फॉर जेईई मेन। VBI, ठीक है, जेईई मेन, ठीक। जेईई मेन के बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितना पढ़ाएंगे उसको तुम दिमाग में हटा लेना है, ठीक है। तो पहला यहां से पहला लिखेंगे, गैसेस प्रेशर को हम मैनोमीटर से मेजर करते हैं। पहला गैसेस प्रेशर को हम मैनोमीटर से मापते हैं, लिख लो पहला, गैसियस प्रेशर इज मेजर्ड मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, मापते हैं। गैसेस प्रेशर को हम मैनोमीटर से क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है, याद रखना। गैसेस प्रेशर को हम मैनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं। दूसरा, सेल्सियस को बदलना है फारेनहाइट में, सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9। अगर फारेनहाइट दिया गया रहेगा तो सेल्सियस निकालना, तो क्या हो जाएगा 5/9 इंटू F माइनस ऑफ 38, ठीक है। गैस प्रेशर समझ में आ गया। तीसरा, टेम्परेचर अगर जीरो रहेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज जीरो, तो क्या क्या जीरो होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर जीरो होगा तो क्या क्या जीरो होगा।
एरोप्लेन मोड में हो गया ना, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर 0 होगा, दिख रहा है भाई सभी को, ठीक ना। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर 0 होगा तो क्या क्या 0 होगा। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर 0 होगा ना भाई, तो क्या क्या 0 होगा उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0, प्रेशर 0, वॉल्यूम 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0, वॉल्यूम 0, प्रेशर 0 और चौथा हीट 0। ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, खुद बताओ, ठीक ना। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी 0, प्रेशर 0, वॉल्यूम 0 और हीट 0। क्या आपको इतना बात समझ में आया? अगर हो गया तो जल्द से आप नोट कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, ठीक है। 3 मान जी, फोर क्या है? तो 4 में है भाई काइनेटिक एनर्जी और रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 3RT/2। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 3RT/2, आपको याद रखना होगा 5 पॉइंट, है ना। काइनेटिक एनर्जी 3RT/2। और पांचवा क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज इक्वल टू R होता है। हमको तो हम जितना हम लिखवाए हैं उसको तो हम रट लेना होगा, ठीक ना। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 3RT/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज इक्वल टू R होता है। क्या आपको इतना बात समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं, ठीक ना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। 5 हुआ। कितना टाइम हुआ भाई? चलो कितना? 5 6 6 क्या हो जाएगा? 6 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। 6 क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m, ठीक है। फॉर्मूला होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m। 7 नंबर एवरेज वेलोसिटी, ठीक ना। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 8RT/m। देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हमारे सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक ना। जेईई मेन में इस बार यहीं से पूछा था क्वेश्चन, ठीक ना। जेईई मेन जो जनवरी में और मार्च में हुआ था ना, फरवरी मार्च में, यही जगह से क्वेश्चन पूछा था भाई, ये दिमाग में डालना ना। मोस्ट प्रोबेबल स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m, एवरेज सॉल्ट ऑफ 8RT/m। और आगे बढ़ेंगे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, समझ में आया? 8 सब नोट कीजिएगा होपलेस, ठीक ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है भाई? तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। रूट मीन
स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। और भाई हम जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT। थोड़ा सा बैकअप में जाइए, n का वैल्यू अगर 1 है तो PV इक्वल टू हम RT लिख सकते हैं ना, तो PV इक्वल टू RT, तो RT का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, PV लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3PV बटा m, और डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम होता है जी। तो यहाँ पर डेंसिटी लिखेंगे तो क्या होगा, मास बटा वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ 3P/d। देखिए तो कहाँ से कहाँ हम आपको ले गए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर रूट 3RT/m, क्या RT को लिख सकते हैं PV, ठीक ना। और जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम 3P/d। क्या आपको बात समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं हम रिलेशन बिटवीन ए तीनों में, अल्फा भी और म्यू तीनों में रिलेशन क्या होते हैं, कितना हुआ था 8। के बाद 9, रिलेशन बिटवीन अल्फा भी और म्यू तीनों में रिलेशन। तो नौवा के पहला ए क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.9213 क्रॉस ऑफ म्यू। अगर कहीं म्यू दिया गया रहेगा ना, अगर कहीं म्यू दिया गया रहेगा और हमको भी का वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं क्वेश्चन में दिया गया म्यू का वैल्यू तो दिया गया है और हमको भी बार का आंसर चाहिए, तो फॉर्मूला लगाओ बन जाएगा। दूसरा अल्फा 2/3 क्रॉस ऑफ म्यू, ठीक ना। अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/3 क्रॉस म्यू, ठीक ना। अगर म्यू एक कहां से, अगर म्यू का वैल्यू दिया गया है, हमको अल्फा पूछ रहा है, तो आराम से ए यूज कीजिए बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया, रिलेशन बिटवीन अल्फा भी बार और यू, भी इक्वल टू 0.9213 क्रॉस म्यू और अल्फा इक्वल टू 2/3 क्रॉस ऑफ म्यू। चलो आगे बढ़ते हैं 10th नंबर। 10th नंबर में क्या है, तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक ना। तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा 10 नंबर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। 10 नंबर अल्फा भी और म्यू का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 1:8:2:8:2:4। ये देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो पूछा गया है जेईई में, इसको आपको रट लेना होगा। अल्फा भी बार और म्यू का रेशियो 1:28 और 1:4, 28 नहीं तो 1:8 बोल सकते हैं। क्या आपके पास में है, और 11 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3RT/2। जल्द से नोट कीजिए भाई इसको। आगे हम बढ़ते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। मजा आ रहा है। जल्द से नोट कीजिए भाई। चलो हो गया भाई, आगे हम बढ़ेंगे।